हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ सिद्धार्थ और आज के इस वीडियो में हम AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका आंसर करूंगा। और इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस था, तो वो सबको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आपका इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहे, परसेंटाइल क्या है, इंटरव्यू कैसे अप्लाई करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स है CSB क्या होता है, LSB एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल, जो CPT टेस्ट क्या होता है, डेमो वगैरह से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वालिफाइंग मार्क्स का, बहुत लोगों का डाउट है। तो आप ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें आप जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। रेगुलर कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। 50% यानी 100 नंबर आपके ओवरऑल रॉ स्कोर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओवरऑल रॉ स्कोर, यानी आपके 100 नंबर आ गए तो आप रेगुलर पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट है फिक्स टर्म। तो अगर आपका 80 मार्क्स आ रहा है ओवरऑल सब मिला के, ये नहीं कि आपका करंट अफेयर्स में कुछ कम रह गया तो, या सेक्शन बी में कम रह गया, ओवरऑल तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको मार्क्स का अगर 80 से आपके ऊपर आ रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए, और 100 या 100 से ऊपर आ रहे हैं तो आप रेगुलर के लिए एलिजिबल हैं। अगला चीज़ है परसेंटाइल का। तो परसेंटाइल का बहुत लोगों को डाउट है कि परसेंटाइल क्या है। तो देखिए परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपसे कितने परसेंट लोग ऊपर हैं जैसे ऐसे सिंपल समझ लीजिए, किसी का अगर 70 परसेंटाइल आया है, 70 परसेंटाइल, तो इसका मतलब है कि 30% लोग उनसे ज़्यादा स्कोर किए हैं, यानी 30 लोग उससे उनसे ज़्यादा स्कोर किए, ऐसे समझ सकते हैं। अगर किसी का 40 परसेंटाइल ही आया हुआ है तो इसका मतलब 60% लोग उनके सब्जेक्ट में उनसे ज़्यादा स्कोर कर रखे हैं। अगर किसी का 80 आया है तो यानी 20% ही लोग उनसे आगे हैं, तो ये परसेंटाइल है। तो अब ये नहीं कि परसेंटाइल आपका 60 हो गया तो उसको देख के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मार्क्स का ही देखना है आपको, परसेंटाइल से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये हो गया कि आप किसी भी वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे जहाँ भी आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, या जिस भी स्टेट की वैकेंसी चेक करना चाहते हैं जहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो अब जस्ट आप गूगल में आइएगा। जैसे मैं एक वैकेंसी चेक करके बता रहा हूँ, देखिए कि आप मुझे APS भोपाल का चेक करना है। तो गूगल में जैसे मैं टाइप कर दूंगा APS भोपाल, तो इसकी वेबसाइट खुल के आ गया। जैसे आप राजस्थान में हैं, यूपी में हैं, या कहीं भी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो वहाँ पे वो बस APS लाइव लिख के सर्च कीजिएगा और इस तरह से उस आर्मी पब्लिक स्कूल का वेबसाइट खुल के आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि एक तो इनका जो ईमेल आईडी वगैरह ये सब तो लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी अब इस वाले पे ये देखिए यहाँ पे जो इस तरह से लिखा हुआ है, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे सबसे नीचे। तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए कॉन्टैक्ट अस, आर्मी पब्लिक स्कूल का। तो यहाँ पे आप जैसे देखिएगा ना तो ये पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है कि कहाँ पे है आर्मी स्कूल, और इनका ये वेबसाइट है APSbhopal.edu.in। आप इनको ईमेल करके कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर हो सके ईमेल का रिप्लाई अगर वो नहीं देते हैं जनरली, लेकिन कॉल वो पिक कर लेते हैं फ़ोन नंबर्स पे। तो आप हर जगह पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि कुछ वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट वगैरह की, CSB की वैकेंसी कब आएगी, या कुछ चांसेस क्या है, जो भी टीचर्स की TGT PGT PRT किसी की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप इन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो स्कूल है ना, APS जो भोपाल है, ये भोपाल एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर पे है और स्टेशन से 7-8 किलोमीटर पे है। तो मैं इसी स्कूल के आसपास ही रहता था पहले भोपाल में। तो इसमें क्या था कि यही प्रोसेस रहता है, आप एक तो आप इसको वेबसाइट पे इनका आ जाएगा कि जो भी वैकेंसीज वगैरह वो सब कुछ भी खाली है वहाँ पे, तो ये वेबसाइट पे ही खुद ब खुद आप देखिएगा यहाँ पे अपडेट आ जाएगा कुछ इस तरह से। जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे या ऊपर पे ही आ जाएगा पॉपअप वगैरह पे कि ये वैकेंसीज खाली है। जैसे यहाँ पे नोटिस बोर्ड वगैरह जो सो दिख रहा है आपको, तो ये सब नोटिस बोर्ड में कुछ लिख के आ जाएगा कि ये वैकेंसीज खाली है। एंड आप वैकेंसी चेक करने का जो तरीका है, जैसे कि ये न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह के कटिंग आते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि ये LSB के लिए जो वैकेंसीज़ है लोकल सिलेक्शन बोर्ड के लिए है,
और ये सब लिख के आता है कि इस स्कूल में इतना इतना वैकेंसीज़ खाली है। वैकेंसीज़ का अपडेट ले सकते हैं, जैसे 1-2 महीने का आप लगवा सकते हैं, 2-3 महीने अगर आप चेक करना चाहें तो न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आते रहता है, या ऑनलाइन नहीं भी लगवाना है तो आप नेट पे भी पेपर्स वगैरह डाउनलोड करके ई पेपर वगैरह से भी ये भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको देखिए, ये नोटिफिकेशन पिछली बार आया हुआ था, 2024-25 के लिए ही था। मतलब जब भी स्टार्टिंग में ही आता है, जैसे वैकेंसी जनवरी के आसपास में आ जाता है आपका, तो किसी भी स्कूल में थोड़ा लेट आता है, तो ऐसे आते रहता है जनवरी फरवरी, क्योंकि सेशन तो आपका स्टार्ट होगा ना मार्च एंड, ये 1 अप्रैल से जैसे शुरू होता है, तो या मार्च के आसपास से शुरू हो जाता है कहीं कहीं। तो उसी उसी हिसाब से मतलब कि अलग अलग स्कूल्स में वैकेंसीज आते रहती है। तो उसमें इस तरह का ये नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके एपीएस भोपाल की वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश बायोलॉजी साइकोलॉजी ये सब के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, क्योंकि पीजीटी है तो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री चाहिए, फिर 50% मार्क्स वगैरह। और ये पे स्केल इनका लिखा गया है यहाँ पे। और वैसे ही टीजीटी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि बैचलर डिग्री, जैसे टीजीटी के लिए आपका बैचलर डिग्री है, 50% मार्क्स वगैरह है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो जो सब्जेक्ट्स वगैरह है। और इसमें जनरली यही रहता है, फ्रेश कैंडिडेट्स बिलो 40 ईयर्स, और उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं फ्रेशर्स के लिए। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बिलो 57 ईयर्स इंक्लूसिव ईएसएम मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन लास्ट 10 ईयर्स। तो ये हो गया फिर प्राइमरी टीचर का, ये सब क्वालिफिकेशंस जैसे है यहाँ पे डीएलएड वगैरह। और तो ये सब तो इनका क्वालिफिकेशंस वगैरह इस तरह से लिख के आता है। अब नीचे जैसे आइएगा ना, तो इसमें ये प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि भेजने का प्रोसेस क्या होता है, तो वो चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे नोट में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है कि इसको आप ध्यान समझिए। पहला पॉइंट क्या है कि पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी। जो आप अभी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें बहुत लोगों का क्वालिफाई मान लीजिए नहीं हो पाया है या नंबर कम आ गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि वो मैंडेटरी नहीं था कि आप उसमें क्वालिफाई कीजिए फॉर अपियरिंग इन इंटरव्यू। मतलब अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी हुआ है ना, तब भी आप इंटरव्यू के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपियर हो सकते हैं अगर आपको कॉल कर लेगा। और लेकिन अगर आपका जैसे सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पे, सिलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ ए टीचर रेगुलर पोस्ट के लिए, द कैंडिडेट मस्ट पास ओएसटी विद इन 2 ईयर्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विथ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50% मार्क्स। इसका मतलब यही बोल रहा है कि जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है टीचर के लिए रेगुलर पोस्ट के लिए, तो कैंडिडेट को ज़रूरी है, जो ओएसटी क्या होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो अभी आप दिए थे, विद इन 2 ईयर्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड, जैसे आप स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके 2 साल के अंदर में आपको वो क्लियर कर लेना होगा आपका। तो ये आपको समझ में आ गया कि अप्लाई तो आप करिए, अप्लाई कर सकते हैं, अगर शॉर्टलिस्ट हो गया, कॉल आ गया, तो आप इंटरव्यू वगैरह के लिए दे सकते हैं। या टेट इज़ नॉट मैंडेटरी, जैसे कि अभी आप लोग जो ओएसटी दिए थे, तो मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सीटेट या टेट क्वालिफाइड हो, लेकिन क्या होगा कि जब भी आप अपॉइंटमेंट जब आपका होगा तो उस टाइम तक आपका सीटेट, जैसे अभी सीटेट का एग्ज़ाम है 14 15 को, कल परसों जो पेपर ऑन पेपर, तो उसमें क्या है, सीटेट या टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी। तो उस समय तक आपका क्या होना चाहिए, जब ज्वाइनिंग वगैरह जब अपॉइंटमेंट होगा, तो टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए वो मैंडेटरी मांगते हैं कि आपका क्लियर होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वगैरह का तो इंटरव्यू में भी आपसे पूछते ही हैं, तो वो सब आपको होना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और कुछ लोगों का और डाउट था कि सर इंटरव्यू क्या इंग्लिश में ही पूछा जाता है, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है वहाँ पे। मतलब आप उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत इंट्रो अगर पूछ रहे हैं तो वो सब चीज़ें तो आपको आना ही चाहिए। हाँ, ये 100% इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं चलता है, वहाँ पे आप बाइलिंगुअल मतलब यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश हिंदी वगैरह। और इसके बाद से क्या होता है कि ये बोलते भी है प्लीज़ विजिट वेबसाइट, इस पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अदर डिटेल्स वगैरह सब पे आ जाएगा वहाँ पे वेबसाइट पे। और इसको जैसे कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, तो जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर कुछ वैकेंसीज आती है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को
कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाले पॉइंट में पढ़िएगा तो, या तो ऑफिस आवर्स के समय आप फॉर्म ले सकते हैं। जो आप जैसे वैकेंसी आएगा तो उसका एक फॉर्म आता है ना, तो उस फॉर्म को आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, और उस फॉर्म पे एक फ़ोटो लगाना रहता है, और बाकी आपका जो भी डिटेल्स है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और वो सब डिटेल्स आप उसको भर के वहाँ पे भेज सकते हैं उसको। तो इसमें यहाँ पे देखिए लास्ट डेट भी लिखा हुआ है, लास्ट डेट जैसे यहाँ पे। और उसमें एक चीज़ और है कि फ़ोटो कॉपी का सब आपको लगाना रहता है, जो भी चीज़ फ़ोटो कॉपी, मार्कशीट का, सीटेट का मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये सब लगा के। और एक बोलते हैं वो लोग डिमांड ड्राफ्ट, जैसे 100 रुपये का मांगा था डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ, और इनके नाम पे डिमांड डीडी जो बनवाते हैं, तो इनके नाम पे इन्होंने बोला था, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल। और ये भेजने के लिए कब बोला था? 20 जनवरी 2024, क्योंकि ये पिछली बार जो आया था वैकेंसीज़, क्योंकि आप लोग का तो अब आएगा वैकेंसीज़। और नो एप्लीकेशन वुड बी एक्सेप्टेड, मतलब उसके बाद 20 तारीख के बाद जो भेजेगा उसका कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो है स्पीड पोस्ट से ही भेजना था उस समय में। और डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ इसके भर के एप्लीकेशन फॉर्म भी, उसके बाद से क्या होगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कैन बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। और वो लोग आपका शॉर्ट लिस्ट वगैरह करेंगे और इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको कॉल करते हैं। और हार्ड कॉपी देखिए लिखा हुआ है ना, ओनली हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड वाया ईमेल विल नॉट बी कंसिडर्ड। ईमेल वगैरह से आप जो भी एप्लीकेशन भेज गया तो वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको एक समझ में आ गया कि आइडिया कि किस तरह से ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे, कि आपका जब भी आएगा जो भी वैकेंसीज़ वगैरह पे आप डीडी वगैरह बना के भेजना पड़ता है। और जो भी मार्कशीट वगैरह इन सब की फ़ोटो कॉपीज़ है वो सब लगा के आप उनको सेंड करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग आपका जो है ना, वो जैसे शॉर्टलिस्ट होगा तो वो उनके वेबसाइट पे ही पब्लिश कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभी एक लाइन, अगर सेकेंड लास्ट लाइन आप पढ़िएगा, ये वाला लाइन, द नेम ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड इन स्कूल वेबसाइट। अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगा तो वो वेबसाइट पे भी वो पब्लिश कर सकते हैं, आपका पब्लिश कर देते हैं। अब देखिए कुछ लोगों का और भी डाउट है कि जो परमानेंट वगैरह ये सब की रिगार्डिंग, तो इसमें कुछ आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले होता है जैसे कि एक CSB होता है इंटरव्यू, CSB। और CSB का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड जो होता है ना, ये आपका जैसे रिक्रूटमेंट होता है ना, ये रेगुलर होता है, जैसे परमानेंट जो आपका जॉब लगता है, तो उस पर जैसे जो भी वैकेंसीज आएगा ना, तो वहाँ नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा कि वो CSB के लिए है, मतलब कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपका जो इंटरव्यू हो रहा है, या LSB के लिए लोकल इसका सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू हो रहा है, तो कैसे हो रहा है वो वैकेंसीज़ के ऊपर लिखा रहेगा। जैसे अभी जो आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा था, तो उस पर भी लिखा गया था वो CSB के लिए था। तो CSB के लिए जैसे कि इसका जो प्रोसेस होता है ना कि इसमें कहने के लिए तो ये परमानेंट जॉब होता है, लेकिन जो इनिशियल जो होता है ना, वो 3 साल का आपका क्या होता है, 3 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरह से रहता है। 3 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसमें भी, CSB के थ्रू भी जो होता है। उसके बाद आपका वो लोग रेगुलर कर देते हैं 60 साल तक, जब तक आपका जो जॉब रहता है जैसे गवर्नमेंट टाइप में, तो उसके बाद आपका परमानेंट हो जाता है। लेकिन वो वैसे ही होता है जैसे कि प्रोबेशन पीरियड होता है ना हर जॉब में, जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसी टाइप का कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो यही है CSB के थ्रू। और जो भी इंटरव्यू वगैरह के जो इनके पैनल होते हैं, तो वो सब बाहर से भी आते हैं, और वो लोग पूरा इंटरव्यू का टीम रहता है, तो वो सब आपका लेता है। और इसमें जैसे कि इंटरव्यू जो होगा ना, तो इंटरव्यू के लिए आपका एक होता है CPT जो होता है ना, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, CPT होता है। नेक्स्ट होता है लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट होता है। और एक होता है टीचिंग डेमो होता है आपका, जैसे आप जो पढ़ा रहे हैं ना, तो वो पढ़वा के आपसे देखेंगे बोर्ड पे, कोई एक टॉपिक आप बोल दीजिएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बोल दिए, ज्योमेट्री बोल दी, मैथ के लिए अगर देने जा रहे हैं, तो कुछ भी एक टीचिंग डेमो देंगे, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो ये 4 स्टेप्स होता है। तो आप समझ गए कि एक आपको जैसे कि ये चीज़ें आपका रहेगा इंटरव्यू में, एक कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें कुछ भी दे देंगे आपको, जैसे कि MS वर्ड वगैरह से रिलेटेड या कुछ PPT वगैरह, तो उससे रिलेटेड वो मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा क्या क्या उसमें होता है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो प्रोसेस होता है, फिर आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है,
फिर टीचिंग डेमो मतलब 10 15 20 मिनट जो भी रहेगा वो आपको कोई टॉपिक दे देंगे, और बाकी वहाँ के जो टीचर्स वगैरह बैठे रहेंगे और प्रिंसिपल वगैरह, तो वो आपका पढ़ाने का देखेंगे तरीका कि कैसे पढ़ा रहे हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जनरली आपको 7 8 लोग होते हैं, और उसमें क्या होता है कि आर्मी पर्सनल, जैसे कि कर्नल ब्रिगेडियर ये सब रैंक के भी कुछ अच्छे ऑफिसर्स वो रहते हैं उनके, और बाकी प्रिंसिपल रहते हैं वहाँ पे, और जो टीचर मतलब कि अगल बगल कुछ स्कूल्स के भी टीचर भी जाते हैं जो बाहर से भी, वो सब मतलब 7 8 लोगों का पूरा पैनल रहता है। तो ये हो गया ये सब का प्रोसेस, तो वो सब मैं डिटेल बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसको आराम से मैं गाइड कर दूंगा कैसे तैयारी करना है। तो ये आपको समझ में आ गया, सीख है। नेक्स्ट है, एक होता है एलएसबी। तो एलएसबी होता है जो आपको वो बता रहा था ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो वही है एलएसबी। अब एलएसबी में भी दो लोग, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड। इसका मतलब ये होता है जो आपका जो इंटरव्यू लेने वगैरह के लिए आएंगे ना, तो बगल के स्कूल से ही बुलवा लेते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया, आसपास के जो स्कूल्स हैं, तो मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं केंद्रीय विद्यालय के जनरली, और आर्मी पब्लिक स्कूल्स वगैरह के इंटरव्यू के प्रिंसिपल्स वगैरह, मतलब लोकल लोग ही आपका सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे। और इसमें जो होता है ना, एक आप सुनते हो कि एडहॉक पे रखते हैं, और एक होता है कॉन, तो एलएसबी के अंदर ही एडहॉक होता है एक, ADHOC, एडहॉक, और एक होता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आप दोनों को समझिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एडहॉक होता है ना, ये मतलब कि जैसे आपको रख लिए 1 साल के लिए पढ़ाने के लिए, और फिर आपका परफॉर्मेंस देखेंगे कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका फिर रिन्यू कर सकते हैं, या आपको 1 साल के बाद परमानेंट भी कर सकते हैं वो देख के, या हो सकता है इसमें हटाया भी जा सकता है आपको एडहॉक पे। तो इसमें आपका कुछ ऐसा नहीं है कि बॉन्ड वगैरह भरवा लिए आपसे, तो इसमें ये बीच में भी हटा सकते हैं आपको। तो ये एडहॉक वाले में ये रहता है कि 3 कंडीशन में बता दिया एडहॉक में, या तो आपका जॉब रिन्यू हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे 1 साल पे, या आपका फिर मतलब कि हटाया भी जा सकता है, और या इसमें परमानेंट हो गया। 3 कंडीशन है इसमें। और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप बोलते हैं ना कि 1 साल का इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए फिक्स्ड आपका, तो ये वाला जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, ये कभी भी परमानेंट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला कभी भी परमानेंट नहीं होता है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपसे साइन करा लेंगे कि आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जैसे कि एक तरह से जैसे बोलते हैं ना बॉन्ड भरवा लिए, तो वो चीज़ें होता है कि इसमें। तो ये बस मतलब कि ये भी बताया कि टाइम लिमिट हो गया 1 साल 2 साल का, तो इसी तरह से यही चलता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे। और जो भी आपका मेनली जो परमानेंट वाला जो है ना, वो CSB के थ्रू ही आपको इंटरव्यू दीजिएगा ना, तो वो वाला जो मेन जो आपका जो होता है ना CSB के थ्रू, तो इसी के थ्रू आप जो परमानेंट रहेगा जो आपका। और बाकी इसमें आपको बता दिया कि वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस वगैरह पे ही वो लोग करेंगे। अब जैसे कि इसमें दे रहे हैं ना, तो आपको वापस से इसके थ्रू इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा CSB के थ्रू, तभी जो आपका ये जो परमानेंट हो जाएगा इसमें। तो यही है, मैं आपको एक रफ आइडिया बता दिया हूँ किस तरह से क्या करना है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको ये वेबसाइट चेक करते रहिएगा, पेपर्स की कटिंग वगैरह देखते रहिएगा, उनके नंबर्स वगैरह पे कॉल करते रहिएगा, और वो लोग जवाब दे देंगे आपको क्या करना नहीं करना है। और थोड़े बहुत जो ये सब चीज़ें हैं, ये, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये सब तो चलिए ठीक है कि ये वैकेंसीज़ वगैरह, बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही इसी के भरोसे बैठे रहें। बहुत सारे वैकेंसीज़ आते हैं स्टेट वगैरह के लिए, जैसे राजस्थान में रीट वगैरह है, तो और भी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जिस भी स्टेट में जो भी आ रहा है ना, तो उन सबको आप अच्छा से दें। MP में भी हुआ था, अभी हरियाणा टेट वगैरह भी होने वाला है, तो जो भी चीज़ें हैं तो आप सब उसको तैयारी करते रहें, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे कि परमानेंट, मतलब इसमें ये भी होता है ना कि जैसे आर्मी पर्सनल को जो भी रिलेटिव्स हैं, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस ये लोग देते हैं इंटरव्यू वगैरह में भी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि अल्टरनेटिव्स आप देखते रहें, सिर्फ यही एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठे रहे। और बाकी कोई भी जो अपडेट होगा, जैसे इंटरव्यू वगैरह में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो मैं अगले वीडियो में आपको वो सब चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा। सो अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।